मेरा नाम हेमलता शर्मा है। मैं शरद फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ। गुफ्तगू हमारा निरंतर प्रोग्राम चल रहा है जो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समर्पित है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न व्यक्तित्व के लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ पुष्पा भाटिया जी आई हैं, अनीता शर्मा जी आई हैं। वो बच्चों के साथ बात करेंगी और बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगी, जिससे वो उनके जीवन के संघर्षों से अपने जीवन को संवारने का कुछ टिप्स ले सकें। आज एक राजनीति क्षेत्र से आ रही हैं अनीता शर्मा जी, जो जिलाध्यक्ष रही हैं, और पुष्पा भाटिया जी वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। और उनका जो संघर्ष है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र की हैं, तो उन्होंने वो दिन भी देखा है जब देश का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान बना था, तो वो उन अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करेंगे। तो ये माइक बारी बारी से आप सबके पास जाएगा और जिसे भी प्रश्न करना है वो खड़े होकर प्रश्न करेगा, ठीक है? जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच आवाज़ हुआ था, आप कितने साल की थी और आपको कैसा महसूस हुआ? 47 में बेटा मैंने आपको मैं बता रही हूँ, मैं उस वक़्त 3rd क्लास पास करके 4th में आई थी, क्योंकि वो था ना जुलाई अगस्त का, उसी वक्त होते थे, नई क्लासेस शुरू होती थी। तो उस वक्त मैं 8 साल की थी, 8 साल से थोड़ा सा बड़ी थी। मैं 4th क्लास में आई थी। अगला क्या था? और वो आपको कैसा महसूस हुआ जब आप वहाँ से आए थे? तो आपको कैसा महसूस होता था? बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फादर मेरे जो हैं वो पहले आ गए थे जून में। उस वक्त अभी पाकिस्तान और इंडिया का ऑफिशियल जो जिसको कहते हैं ना, वो अभी डिवीज़न नहीं हुआ था। वो जून में आ गए थे, लेकिन ये था कि हो जाएगा। हम वहीं रह गए थे, मैं, मेरी मदर और मेरी एक छोटी बहन थी, वो हम 3 लोग वहीं रह गए थे। और हमें सितंबर में खदेड़ा गया था वहाँ से। वो लास्ट चांस था वहाँ से, मतलब अब इसके बाद आप नहीं रह सकते, खाली कराना शुरू कर दिया था। फोर्सफुली हवाई जहाज़ में भर के। वो मेरी पहली फ्लाइट थी। आप देखो कि उसमें सीट्स नहीं थी फ्लाइट में, फर्श पे बिठा के, और जिसमें 50 लोग आ सकते हैं उसमें 100 को भर के, और हमें यहाँ लाके दिल्ली में डाला गया था कैंप्स में। बहुत सारे यहाँ रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे दिल्ली में, पुराना किला में था। हम लोगों को जो है बिरला मंदिर वाले उसमें रखा गया था। और मेरे फादर जो पहले आ चुके थे, उनको नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, क्योंकि कोई ये जो है कम्युनिकेशन तो थी नहीं, तो उनको नहीं पता था हम कहाँ हैं। हमें ये पता था कि वहाँ पे नौकरी लेने के लिए गए थे और नौकरी मिल गई होगी, ये है। तो क्या तरीका होता था उनसे मिलने का, लोग कैसे ढूंढते थे अपने लोगों को? हर कैंप के बाहर एक रजिस्टर रखा रहता था जिसमें नाम लिखे होते थे कि इस कैंप में ये लोग हैं, ये फलां तारीख को आए थे, ये यहाँ आए, ये ऐसे आए। तो वो 3-4 कैंप्स में मेरे फादर होके आ गए थे, और जब बिरला मंदिर वाले उसमें आए तो तब उन्हें पता लगा हम इस कैंप में हैं, तब हम मिले। वो जून में आ गए थे, हम सितंबर एंड में आए। आप जब आए तो आप लोग कैंप में थे? हम लोग कैंप में थे, बिरला मंदिर वाले। बहुत सारे कैंप्स थे दिल्ली में, जो रिफ्यूजी कैंप्स जिनको कहते हैं। तो हमारी साइड से, लाहौर से, रावलपिंडी से, हम रावलपिंडी में थे, तो उधर से लाए जा रहे थे। अपना माइक बंद कर लो। तो हमें यहाँ पे दिल्ली वाले कैंप में लाया गया था। तो ऐसे ही 2 साल 2.5 साल निकाले, फिर कभी कहीं कुछ कर आके जो है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया।
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तकदीर हमारी हमने किस्मत को बस में किया है। इस गाने का संदेश ये है कि आपकी मुट्ठी में आपकी तकदीर है, आपने खुद बनानी है अपनी तकदीर, किस्मत को बस में किया है, कहीं भी निराश होकर छोड़ना नहीं है। छोड़ो नहीं, इंडिपेंडेंट बनो। लड़कियों का इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। अब तो आपने देखा, पहले मैं तो जिस हरियाणा की बात कर रही हूँ वो जो पुराना था, जिसमें लड़कियों को पढ़ाना बुझाना जो है वो नहीं ठीक समझा जाता था। आपको मैंने गाना भी सुना दिया था कि हे कदे लिपे ना, हे कदे पोते ना, हे कदे बासन ना मांझे, कि ये 3 चीज़ें आनी चाहिए बस तुझे, और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन अब तो हरियाणा में लड़कियां सबसे आगे हैं, स्पोर्ट्स में खास करके। जितने आप इनाम लाती हैं ये सब हरियाणा की लड़कियां हैं। और स्पोर्ट्स भी कैसी कैसी चीज़ों में, कहीं वो रेसलिंग में, कहीं किसी चीज़ में, लड़कियां बहुत आगे हैं हरियाणा की। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम काजल है और मैं 7th क्लास में हूँ। जब आप टीचर बनी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था और आपने टीचर ही बनना क्यों सोचा? बेटा, मेरे फादर भी टीचर थे और पता नहीं उस ज़माने में एक ये जो टीचिंग प्रोफेशन है लड़कियों के लिए बड़ा सही माना जाता था। सच बात तो ये है कि अगर आपको कोई अपना कैरियर परस्यू करना है, कुछ आगे करना है, तो टीचर बन जाओ। लड़की, वैसे लड़कों के लिए भी उस वक्त बहुत ज़्यादा आउटलेट्स नहीं थे, लेकिन लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं था सिवाय टीचिंग टीचिंग टीचिंग। तो टीचर बनना, और खैर मैंने बहुत एंजॉय किया टीचिंग, मैंने बहुत एंजॉय किया अपना पूरा जो है 32 साल मैंने किया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जब बच्चों के में आते हो, कांटेक्ट में बच्चों के साथ रहते हो सारा दिन। मैं बेटा इंग्लिश पीजीटी थी। इंग्लिश पीजीटी उसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। तो मैं इंग्लिश में थी, मेरे फादर भी इंग्लिश के टीचर थे। पता नहीं चांस की बात है कि मैं भी इंग्लिश की थी और 11th-12th को पढ़ाती थी। और जो मेरा स्कूल था उस ज़माने में इंग्लिश जो है 5th क्लास के बाद शुरू की जाती थी, 5वीं तक इंग्लिश नहीं होती थी। गवर्नमेंट स्कूल में तो शायद अभी भी है 5th तक, अब अच्छा, के बाद ही शुरू हाँ, होता है। फिर कौन से स्कूल से पढ़े थे? यहाँ पर तो मैं पढ़ी हूँ रोशनारा रोड पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था, वहाँ पढ़ी थी मैं। 10th तक था, 10th तक पढ़ी थी। फिर 11th-12th मैंने FA किया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का होता था। फिर मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत पुराने ज़माने की, बहुत पुरानी हूँ। तो FA किया, फिर FA करने के बाद हिंदू कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज है, वहाँ से इंग्लिश ऑनर्स किया 2 साल में। वो क्योंकि मैंने FA किया हुआ था, 2 साल में हो जाता था। फिर उसके बाद MA इंग्लिश की, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और फिर B.Ed की, वो मैंने आगरा में दयाल बाग से की थी। दयाल बाग जो है ट्रेनिंग कॉलेज है, विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ से मैंने B.Ed की। और तुरंत उस ज़माने में इतनी नौकरी हुआ करती थी, उसी वक्त मेरी नौकरी लग गई थी। आते ही 2-3 जगह पे जो है जॉब्स मिलने के, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था उस ज़माने में। लड़कियों के लिए तो खास करके टीचर बने हो, जॉब आपके लिए अवेलेबल है। सोचिए 47 में जॉब अवेलेबल थी उस और आज हम हाँ 24-25 में हैं और हमें जॉब के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। आप देखो ये फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ अपने शेयर करिए, अपने जो है उसके बिना ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल नहीं रह सकते आप। एंथुजियास्टिक थोड़ा सा ज़िंदगी के लिए थोड़ा जोश रखिए। मैं उनका NGO में आने पे स्वागत करता हूं और हम अनीता जी का पहले भी हमारी NGO में काफ़ी सपोर्ट रहा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी हॉबीज क्या थी? हॉबीज क्या? मेरी हॉबीज क्या थी? गाती थी, फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक था, अब भी है। और इसके अलावा
मतलब मुझे कोई ऐसी खास नहीं, रीडिंग थी, किताबें पढ़ना, ये थी हॉबी। और थोड़ा बेटा टाइम उस वक्त कम मिलता था, टाइम तो मिलना शुरू हुआ है रिटायरमेंट के बाद, उससे पहले तो घर संभालना, बच्चे, नौकरी, ये सब चलता था। इतना हॉबीज़ के बारे में उस वक्त नहीं सोचा जाता था। जो जिस चीज़ का शौक है जितना मिल जाए उतना ठीक है, बस ये चलता था। ये क्या सुनाऊं ऐ दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक अदा की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझे क्या सुनाऊं ऐ दिलरुबा। एक्चुअली अब थोड़ा सा वो आज हमारे सॉन्ग्स को बस आते हैं और चले जाते हैं। अनीता मैम भी आई हैं, तो इनसे कोई सवाल करना है आपको? और शरद फाउंडेशन को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। आदरणीय दीदी के चरणों में वंदन, आदरणीय बाबूजी के चरणों में वंदन करती हूँ और आए हुए सभी भाइयों का प्रणाम और बच्चों को बहुत बहुत शुभ आशीष देती हूँ। मैं हेमा जी को और दीपक जी को बधाई देना चाहती हूँ। मैं पहले भी आई थी, क्योंकि वो जो बच्चों को लेके इतने सिंसियर हैं, बच्चों के लिए हमेशा उनके लिए काम करते हैं। मैंने देखा है बहन को काम करते हुए, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई साधुवाद देती हूँ कि बस वो इसी तरीके से समाज सेवा करें और हम सबका भी नाम रोशन करें। और आप सब जो प्रेरणा यहाँ से ले रहे हैं उस पर खरे उतरें। दो चीज़ होती है ज़िंदगी में। आपने कभी डॉक्टर को सुना है? वो कभी नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूँ। वो पूछेंगे आप क्या करते हैं? जी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी मैं सीख रहा हूँ। ज़िंदगी का दूसरा नाम सीखना है। अगर हम ज़िंदगी में बड़े बन गए और हमने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, तो आप लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपकी क्षमता, आपकी सोच सीखने की है, लेकिन दो तरीके का सीखना भी होता है, अच्छे विचार और बुरे विचार। ज़िंदगी में आप कहाँ गए, आपने क्या देखा, क्या सीखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। कि ज़िंदगी में आप जाते हैं, आप संगत में रहते हैं। आपने देखा है कमल कीचड़ में खिलता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत छोटा हो। हमने भी अपनी लाइफ बहुत जीरो से शुरू की, बहुत स्ट्रगल किया। लोग जब कोई ऊपर बढ़ जाता है, आगे जाता है, तो उसके बारे में सोचते हैं, जानते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, ये है, वो है। नहीं, उसके वो भी देखने चाहिए कि उसने ज़िंदगी में क्या सहा है, क्या सह के वो आगे बढ़ा है। आदरणीय अब्दुल कलाम जी का उदाहरण है, शायद बताया हो सबने, कि उन्होंने पढ़ाई के लिए क्या किया, कैसे कैसे पढ़े और उन्होंने फिर इस देश के हमारे राष्ट्रपति बने और पूरा समाज के लिए एक मिसाल बने। तो सर झुकाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके टैलेंट की, आपकी काबिलियत की, आपकी सोच की, आपके बड़प्पन की ज़रूरत पड़ती है। पैसा देना या किसी को सिर्फ वही सहायता नहीं है। अगर किसी की गाड़ी फंसी हुई है और आपने धक्का मारा, वो भी एक दान है। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, आपने वो दे दिया, वो भी दान है। किसी की बेटी की शादी हो रही है, आपने उसके लिए भी सहयोग किया, वो भी दान है। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है और आप उसको देख रहे हैं, आपने जाने अनजाने भी उसकी हेल्प की है, वो भी आपका एक दान है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना काम ये हमारी शरद फाउंडेशन कर रही है, हमारी बहन और भाई कर रहे हैं, तो जो चीज़ अच्छी सीख रहे हैं उसको सीखिए और बुरी चीज़ों से अलग रहिए। ये जो कार्यक्रम है, मुझे जो लग रहा है वो अवेयरनेस का है। आप यहाँ से अच्छी चीज़ सीखिए। जो बच्चे स्लम में रहते हैं, गरीब हैं, उनको जाके बताइए, क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ इन दोनों का, जो हमेशा समाज के हित में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास ये बातें नहीं जा पाती हैं। तो मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि ज्ञान जो होता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आप जो बात यहाँ से सुन रहे हैं अच्छी, वो उन बच्चों में प्रचार कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए किस तरीके का काम है। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा समाज के बच्चों के लिए साथ खड़ी हुई हूँ। जो भी बच्चा हम काम कर पाएंगे, जैसे कोई भी बच्चा है जिसके मम्मी पापा नहीं है, तो मैं SOS में भी उनका करवा सकती हूँ। जो 21 साल तक उनका वो पढ़ाई लिखाई सारा रहना, जो मतलब पेरेंट नहीं है या सिंगल पेरेंट है तो नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए भी उनका हेल्प कर सकती हूँ। बाकी एजुकेशन में भी कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे तो दोनों कर ही रहे हैं इतना अच्छा काम समाज के लिए, मैं धन्यवादी हूँ। हाँ, लेकिन जो भी कुछ होगा मैं भाई के और उनके साथ
करूँगी मिलके। बाकी आपका कोई और सवाल हो या कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। इससे पहले कि आप लोग सवाल करो, मैं शरद फाउंडेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शरद फाउंडेशन 2010 में फॉर्म हुई थी और अभी 15 सालों से हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये प्योरली मैं बहुत इमोशंस के साथ अपने भाई को डेडिकेट करके कर रही हूँ। शरद जो है मेरे छोटे भाई का नाम था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इन बच्चों में अपने उस भाई को ढूंढती हूँ और मिल गए हैं मुझे। शरद फाउंडेशन ने बहुत अलग अलग विषयों पे काम किया है और ये वाला जो विषय जिसमें आज आप हमारे मेहमान बन के आए हैं, गुफ्तगू, ये इस सोच के साथ हमने शुरू किया है कि जो बच्चे संघर्ष को जानेंगे वो अपने जीवन में संघर्ष को देख पाएंगे, कर पाएंगे और संघर्ष को करने से डरेंगे नहीं और समाज में आने वाले समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे। मेरा ये प्रयास है कि इन बच्चों पर अगर हम अच्छा काम करते हैं और इन बच्चों को नागरिक अच्छा बना पाएंगे तो शायद शरद फाउंडेशन कुछ अच्छा योगदान अपने समाज के लिए कर पाएगी, अपने देश के लिए कर पाएगी। बहुत सी NGOs हैं जो सोचती हैं कि भाई किसी को खाना खिला दो, समाज सेवा हो गई। मैं थोड़ा इससे विपरीत सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को आप एजुकेट कर दो, बच्चों को आप इतना लायक बना दो कि वो आत्मसम्मान का जीवन जी सके। उनको ऐसा हुनरमंद कर दो कि वो कहीं पर भी बैठे, जंगल में भी बैठे तो खा कमा ले। हम लोग उस कोशिश के साथ, उस सोच के साथ, उस प्रयास के साथ लगे हुए हैं और बहुत से बच्चे अभी मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि इतने लड़कियां हैं, खासकर लड़कियां हैं जो आज की डेट में सेल्फ डिपेंड होकर अपने घर को चला रही हैं, घर को बढ़ा रही हैं। एक बच्ची का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। असावटी एक जगह है हरियाणा की, मैंने नहीं देखा, वहाँ से एक बच्ची आई थी मेरे पास और उसने पार्लर का काम सीखा था। ये 2012 की बात बता रही हूँ मैं आपको। और उस टाइम पे वो जब मेरे पास आई थी, मेरे पास कोई सुविधा ऐसी नहीं थी कि मैं उसको यहाँ पर रख सकूँ या उसको वहाँ से इतनी दूर से लाना ले जाना कर सकूँ। तो यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने यहाँ रहकर उसने 6 महीने उस कोर्स को किया और उसके फादर नहीं थे, उसकी मदर पत्तल बीनने का काम करती थी। पत्तल बनाते हैं, जो दोना पत्तल बनाते हैं, वो काम करती थी। आज वो लड़की पार्लर चला रही है असावटी जैसी जगह में और ब्राइडल मेकअप वगैरह भी करती है और उसके पास अच्छा काम आ रहा है और वो अपने भाई को पढ़ा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है हमारी फाउंडेशन के लिए भी कि अगर ऐसे लोगों के साथ हम काम कर पाए, ऐसे लोगों के लिए हम काम कर पाए तो सही मायने में हम समाज सेवा को एक मुकाम दे पाएंगे। और समाज सेवा सिर्फ सोच होती है, दिखाने या ये बताने के लिए नहीं होती कि हम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हम जो गुप्त रूप से करते हैं वो ज़्यादा लाभदायी होती है और इसीलिए हम लोग ज़्यादा प्रोपोगेशन और इसमें नहीं रहते। 15 साल हो गए हमारे कामों को करते हुए, लेकिन हम लोगों को कभी आपने किसी ऐसी जगहों पे घूमते फिरते नहीं देखा होगा कि लगे हुए हैं जी हम समाज सेवा कर रहे हैं, जी पर्ची काट दो, ये कर दो, वो कर दो। हमें ये बड़ा अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन ऐसा करके हम NGO या समाज सेवा या समाज सेवी के नाम को बदनाम करते हैं। जो लोग देख रहे हैं हमें काम करते हुए वो अपने आप हमें सहयोग देते हैं और उनके सहयोग का हमेशा स्वागत रहता है। यहाँ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी रूप में हमें सहयोग दे रहे हैं, तन मन धन से। जैसे अनुराधा मैम हैं, यहाँ सुबह आकर बच्चों को पढ़ाती हैं। दीपक सर हैं, यहाँ 2015 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं, हमारे कामों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। शायद ये हमारे अच्छे काम हैं जो इन लोगों को समझ में आते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पा मैम ने भी एक बार हमें यहाँ कंट्रीब्यूट किया था और उनके सहयोग का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो कभी भी शरद फाउंडेशन ने ये सोचकर काम नहीं किया कि कहीं से कोई फंड आएगा तो हम काम करेंगे। हम काम करेंगे, कुछ आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो भी अच्छा है। हमारे पास जो होता है तो हम बहुत अच्छा करते हैं, नहीं होता है तो हम शांति से भी बैठते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ यहाँ पर एक्टिविटी होती रहती है
और बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, समय समय पे आप लोगों को पता चलती रहती है। यही मैं बताना चाहती थी। और फाउंडेशन का विज़न बहुत बड़ा है, कोशिश करेंगे उस विज़न को हम बढ़ा सकें। यहाँ नहीं, हमारे ऊपर ही पार्लर का शुरू किया, सारा सेटअप है हमारे पास। और पार्लर की और सिलाई की क्लास कोविड से पहले भी बहुत होती थी, और जिस लड़की की मैं बात बता रही हूँ उसने यहीं से पार्लर का काम सीखा था। तो पार्लर और सिलाई कोविड के बाद थोड़ा सा बंद हो गया था, लेकिन अब हमने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और जो भी आना चाहे फरीदाबाद से कहीं से भी, उसका स्वागत है, वो सीख सकता है। और उसके कोई भी पैसे नहीं है, फीस कोई भी नहीं है ऐसे कोर्स की। मैम, मेरा नाम खुशी है, मैं 8th क्लास में हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज खुशबू। मैम, इसका क्वेश्चन ये है कि फिलहाल आप राजनीति में हैं, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप ऐसा क्या बदलाव करते जो लड़कियों के हित में हो और भारत में जो कुछ भी हो रहा है उससे थोड़ा हटके हो? आज आपने ऐसा सवाल पूछा है कि भाई आप ऐसे होते, आपके मन में उद्गार आए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बेटा कि आपने मुझे इस योग्य समझा है। लेकिन मैं ज़रूर बहुत सारी चीज़ें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे तो बहुत सारी बेटी हैं जो आज सेल्फ मतलब अपना खुद काम कर रही हैं। आज आपको किसी रोजगार की ज़रूरत नहीं है, बेटियां इतनी पढ़ लिख चुकी हैं और काम कर रही हैं। लेकिन हाँ, जब कभी मेरे हाथ में कुछ आया तो मेरे रहते हुए कोई बेटी ना तो गरीब होगी, समान रहेगी और समाज के देश हित में उनको उड़ान मिलेगी। वो गाना भी बहुत अच्छा गाती है। और आज हमारे बीच में मेहमान भी और मेज़बान भी सभी सिंगर हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि सभी बारी बारी से अपनी कला का शुरू करें। भाई बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, वो तुम्हारे सवाल से ही मिलता जुलता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्रगति के लिए, गति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, इस तरीके का। फिल्मी भी मैं कभी कभी गाती हूँ, वैसे भजन ज़्यादा मेरा शौक होता है। हमारे साथ है रघुनाथ, हमारे साथ है रघुनाथ, में किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, में किस बात की चिंता, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे साथ है रघुनाथ, में किस बात की चिंता। मैडम, आपसे पूछ रही हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या स्वप्न है, आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या लक्ष्य है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, बताइए। जैसे पुष्पा मैम ने आपको बताया कि वो टीचर बनना चाहती थी, उनके मन में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जो था, वो ईगर रहती थी कि मेरे को पढ़ाई करनी है। उन्होंने इतना स्ट्रगल भी किया और उस टाइम पे उन्होंने 1947 में जो है ये सोच लिया था। 47 सोचो, 1947 और अब क्या है 2025। तो आपने भी कुछ सोचा हुआ है ना, आपके पास इतनी एडवांसमेंट है तो कुछ तो सोचा ही होगा कि सिर्फ गूगल पे बस वो मूवीज ही देखते हो। ये इसने खराब किया मोबाइल। नहीं, एक चीज और बहुत अच्छा मैडम ने बोला, बेटा सबसे बुरी जो जड़ हमारे देश में आई है वो है मोबाइल।
हम किसी भी चीज़ को, हर चीज़ का एक उपयोग होता है। आप कभी खाना खाते हो, अगर ओवर ईटिंग कर लेते हो तो पेट में दर्द हो जाता है ना। अगर किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा देखोगे, जहाँ से बन के आ रहा है उनको अलाउ नहीं है कि वो मोबाइल देखें। और हमारे देश में वो इतनी बुरी लत लगा दी है बच्चों को, तो सुधारना भी हमारा, आप हमारे देश का भविष्य है बच्चों, कि उन चीज़ इतनी खराब चीज़ के उसमें अच्छी चीज़ भी देखोगे तो गलत भी आती हैं। हाँ, आप उसमें कुछ पढ़ने का काम या किसी से बात करने का काम करें, उसको जरूर करो, लेकिन एक समय निर्धारित करो। ये नहीं कि आप हर समय पूरे दिन लिए बैठे हो, फ़ोन छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। ये भविष्य, आज देश के प्रधानमंत्री ना इतने ऊपर नहीं, आगे नहीं बढ़ते। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कहती हूँ, सीखने की लत होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो आदत है वो इसमें सिर्फ ये अंगूठा चलता है। गुरुजी ने अंगूठा काट लिया था एकलव्य का, महाभारत देखा है कभी? एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, वो इसीलिए काटा था कि रील ना देखें। उस टाइम भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि इस चीज़ पे ना, जब वो फ़ोन पकड़ लेते ना, बस ऐसे ही चलता रहता है, वो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये गुरुजी हैं और इन्होंने हमें बुलाया। हम भी आपसे ये अनुरोध करते हैं कि बेटा इस लत को छोड़ दो। अभी देखा आपने, एक छोटे बच्चे ने मम्मी पापा के लिए वो कर दिया, कितना बुरा काम था कि मोबाइल के लिए देख लिया, पबजी खेलते हैं, उस पर पता नहीं क्या क्या खेल रहे हैं, बच्चों को लत लग रही है। भविष्य कहाँ बनेगा तुम्हारा, क्या पढ़ोगे तुम? तो मैं बस आपसे मतलब इस चीज़ के लिए संकल्प लेना चाहती हूँ। कौन कौन एग्री है अपना हाथ उठा के कि सच में मोबाइल को नहीं देखेंगे फालतू? इसी बारे में मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। अभी एक जैसे रोज़ डालते रहते हैं वीडियोस लोग अपने हमारे मोबाइल पे, अलमारी में रखी हुई किताबों ने सुसाइड कर ली है। अलमारी में रखी हुई किताब, लाइब्रेरी में अलमारी में रखी हुई किताबों ने आत्महत्या कर ली है। और उसका कल्प्रिट कौन है? मोबाइल। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। आज के बच्चों को अगर आप कहें ना कोई कैलकुलेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन कोई एडिशन कर दें, वो फटाफट अपना मोबाइल का कैलकुलेटर निकालते हैं और ऐड कर देते हैं। पर वो सोचिए, आपको अपने मम्मी के मोबाइल का नंबर भी याद नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपने जो है मोबाइल में सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि वो 10 डिजिट हैं। वो 10 डिजिट आपको याद नहीं है कि क्या मम्मी के मोबाइल का नंबर है। पहले लोगों को 50-50, 100-100 नंबर, सबके नंबर याद होते थे। हर एक के फोन। और सुनो, और मोबाइल गलत नहीं है, हमारी आदत गलत, हमारी सोच गलत है। रियल और रील लाइफ में बड़ा डिफरेंस है। ये जितनी भी दो बैठे हैं, इन्होंने रियल लाइफ जी है। ये अपना अभी आप कह रहे हो ना कितनी अच्छी एनर्जेटिक है, ये सब है, क्यों? क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ जी है। ठीक है। उसने, गुड़िया ने बताया कि पापा नहीं है। मैं पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरे पापा एक्सपायर कर गए, मुझे पता भी नहीं था। फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए तो नाना जी ले आए, बहुत बड़े ज़मीन जायदाद वाले थे, मायके वाले, तो दिया नहीं कि बेटी है इसको क्या ज़रूरत है, नहीं दी वो सारा सामान। लेकिन हमने जीना थोड़ी छोड़ दिया, हमने स्ट्रगल किया। नाना के यहाँ पे आए, पढ़े, आगे जाए। आज तो इतनी सुविधाएं कि आप किसी से भी हेल्प मांग लोगे वो आपको छोड़ देगा। उस टाइम तो कोई गाड़ी नहीं होती थी, 2-2 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल और कॉलेजों में लोग गए। लेकिन उन्होंने इतिहास बदला है बेटा। जिन्होंने संघर्ष किया है उनका संघर्ष भगवान भी नहीं रखता, और संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका मन है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लगा देते हो। देखो बेटा, आप सब जानते हो ना, मैं आप छोटी सी बात बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगी और मैं जाऊँगी भी। मृत्यु, कोई आत्महत्या कर ले, अरे आत्महत्या करके मर गया, किसी की नेचुरल डेथ हो जाए वो हो गया। लेकिन जो बॉर्डर पे मरते हैं ना, उनको मृत्यु नहीं कहते, उनको शहीद कहते हैं, अमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने इस देश के लिए किया है ना, वो हमेशा अमर हो गया। और जिन्होंने गलत, मैं उदाहरण अलग तरीके से दे रही हूँ, लेकिन मेरी बात का अर्थ जरूर समझना। जिसने अपने आप को समझ लिया, अपने आप के बारे में सोच लिया कि हमें आगे बढ़ना है, एक लत, एक जुनून। बस में जाने का मतलब सिर्फ टिकट लेना नहीं होता कि वो हमसे टिकट ले रहा है, उसका अर्थ ये भी होता है कि हमने टिकट कहाँ की कटवाई है, कि हमें कहाँ जाना है। ऐसा ही अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लो
ये आज आधुनिक दुनिया में बैठे हो, 21वीं सदी में बैठे हो, यहाँ मददगार हजारों हाथ बैठे हुए हैं। आपकी जिद होनी चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी ये ठान लोगे, आपका सवाल था ना, मैं कहती हूँ कि मेरा मुझे नहीं पता कि क्या होगा, अगर तुमने ठान लिया ना तो तुम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये देश ऐसा है, इसने बहुत कुछ दिया है हमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जुनून बना लो कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। आप आगे बढ़ो, अपने माता पिता की बात मानो। आपके माता पिता और आपके गुरु से बड़ा आपका कोई हमदर्द नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो। सिर्फ खुश दो ही लोग होते हैं, या आपका माता पिता आपके बढ़ने पे, या आपके गुरु। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच, अपनी आदत, आप बहुत अच्छे हो, यहाँ बैठे हो तो मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि आप में सीखने की ललक है। आप किसी न किसी बात के लिए तो यहाँ बैठे हो, वजह चाहे जो भी हो। तो बस अपनी सोच को थोड़ा सा जुनून में बदल लो कि हमें ये बनना है। अगर ये दोनों मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत की डोर को पकड़ लो। जिस दिन ये भी खुश हो कि इन बच्चों के लिए हमने भी कुछ किया, हमने भी कोई योगदान दिया, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम सब खड़े हैं। चाहे सरकार से बात करनी पड़े, चाहे अपने मंत्रियों से बात करनी पड़े, तो मैं किसी भी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं कमी महसूस नहीं होने दे सकती, चलना तुम्हें पड़ेगा। तुम ये सोचो कि मैं कुछ कर दूंगी, मैडम कुछ कर देंगी। एग्जाम में बच्चा खुद लिखता है, टीचर पढ़ा सकता है। आपने उस बात को कितने गौर से सुना, वो आपके लिए है। आप कभी देखोगे ना, बॉल दीवार पे मारोगे वो वापस आ जाएगी, लेकिन अपना निशान जरूर छोड़ कर आती है। आपका जुनून, आपका धैर्य, आप किस तरीके से काम करते हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप के लिए, तो वो सोचिए अपने माता पिता के लिए। जिन बच्चों को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्लम में रहते हैं, वो बुरी बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कोई दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है। नहीं बेटा, आप अच्छी चीज़ों को भी तो देखिए कि हमें अच्छी चीज़ कैसे, कहाँ से मिल रहा है, अच्छी चीज़ कहाँ से बातें मिल रही हैं, उन पर ध्यान कीजिए और अपने माता पिता, अपने गुरुओं का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।